हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक होंगे। जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर रचना वर्मा है। मैंने अपनी पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू इंडिया से कंप्लीट की है और मैंने अपने चैनल पे एक पीएचडी मोटिवेशन सीरीज स्टार्ट की है उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो या तो पीएचडी में इनरोल होना चाहते हैं या फिर है ऑलरेडी और उन्हें कंफ्यूजन है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो एमएससी में है और आगे उनका सपना रिसर्च करना है। तो यस, इसलिए इस मोटिवेशन सीरीज में मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। पहला ये कि कैसे आप रिसर्च फील्ड में एंटर कर सकते हैं, उसके क्या क्या रास्ते हैं, और दूसरा ये कि अगर आप एंटर कर गए हैं तो अपना रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। और आज उसी सीरीज का कंटिन्यूएशन है ये लेक्चर कि व्हाट टू डू इन फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी 5 ऐसी चीजें जो आप अगर फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी में है तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको जरूर अपने दिमाग में इस चीज को ऑलरेडी बैठा लेना चाहिए कि यस, ये चीजें मुझे करनी ही है। और अगर आप कर लोगे तो आपकी पीएचडी भी बहुत स्मूथली निकल जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। सो यस, करनी तो बहुत चीजें चाहिए। और इस व्हाट टू डू इन फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में। तो यस, आइए आज का शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो पहला टॉपिक मेरे हिसाब से यही है कि पहले जब आप लैब में एंटर करते हो आफ्टर एम मास्टर्स, तो मास्टर्स का माहौल, मास्टर्स का एटमॉस्फेयर, मास्टर का पूरा ऑरा ही अलग होता है। मास्टर्स में आप सिर्फ स्टूडेंट रहते हो और पीएचडी में आते ही आप एक रिसर्च स्कॉलर हो जाते हो। तो वो आप कभी कभी अगर अपने डिपार्टमेंट में लैब्स होंगे तो उसके अंदर जाते होंगे तो बिल्कुल एकदम शांति रहती होगी। एक गाइड, आप बैठ के शांति से अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, काफी सीरियस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट रहता है। ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मुझे भी ऐसा एक्चुअली जाते ही लगा था कि यहाँ पे क्या है, सब इतने सीरियस क्यों है और सब सारा दिन पढ़ते क्यों रहते हैं। तो यस, आप भी अगर पीएचडी में एनरोल हो रहे हैं तो आपको भी ऐसी चीजें फर्स्ट ईयर में लग सकती हैं कि यस, सारा दिन यहाँ पे सब लैपटॉप पे क्या करते हैं, या सारा सारा दिन ये इतने लंबे लंबे टाइम अपना एक्सपेरिमेंट कैसे करते रहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्ट है, आप भी कुछ दिन में ऐसे ही शांत और ऐसे काम और ऐसे ही काम करने वाले हो जाएंगे। तो यस, आपको भी इस सीरियस एनवायरनमेंट की आदत डाल लेनी चाहिए। और मास्टर्स के बाद पीएचडी का एनवायरनमेंट, लैब का एनवायरनमेंट थोड़ा सा बोरिंग तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको उसमें ही अच्छा लगने लगेगा। तो यस, ये शुरू में बिल्कुल ना डिसाइड करें कि यार मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है या मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए शुरू में हर बच्चे को ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जहाँ 6 महीने बीतेंगे आप यूज टू होगे, फिर आपको वहीं पे अच्छा लगेगा, क्योंकि पीएचडी का टाइम लंबा होता है, 4 to 5 years या उससे भी ज्यादा। तो जरूरी है कि आप शुरू के 1 साल बिल्कुल टिके रहें। तो यस, फर्स्ट थिंग इज गेट फैमिलियर विथ न्यू काइंड ऑफ सीरियस एनवायरनमेंट। और अगर ये आपने कर लिया तो आगे की पीएचडी आपके लिए बहुत स्मूथ होगी। तो नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही सीरियसली अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंप्लीट करना। क्योंकि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जितनी लापरवाही करोगे, ये भी काइंड ऑफ एक आफ्टर एमएससी या आफ्टर कोई भी मास्टर्स डिग्री करके आप पीएचडी में जाते हो, ये भी काइंड ऑफ बोरिंग है। आपको लंबे लंबे पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं और बच्चे इसको स्किप करते हैं, सोचते हैं कि यस ठीक है, आज करेंगे कल करेंगे, बट ये इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है, ये आपको हैबिट डालता है। और इससे फायदा ये हुआ कि आप अपने रिसर्च का टॉपिक, जो आपके रिसर्च का टॉपिक है, आप वो इजीली डिसाइड कर पाओगे, अपना एक्सपेरिमेंटल प्लान बना पाओगे। और अपना एक्सपेरिमेंट, और दूसरा ये चीज़ है कि टेक्निक्स के बारे में जान पाओगे कि किस टेक्निक से क्या क्या चीज़ें किस पेपर में की गई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, राइटिंग,
स्किल्स के बारे में जान पाओगे कि यस, अगर हम कोई काम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट होने चाहिए, क्या क्या पार्ट मुझे करने चाहिए किसी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर यू नो अंडर एस्टिमेट दिस पोर्शन। तो इस पोर्शन पे भी अपना आपको एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपका ये पोर्शन क्लियर रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह जहाँ पे भी अगर पीएचडी का करिकुलम है वहाँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर की भी प्रेजेंटेशन होती है। तो यस, आपको वो प्रेजेंटेशन तैयार करने में भी आसानी हो जाएगी। और प्लस आप अपने काम की प्रेजेंटेशन, अगर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्ट्रांग है, आपने पढ़ के रखा है कि यार ये चीजें नहीं की गई है, तभी तो आप करोगे। और आप कुछ ऐसा काम कर दो जो ऑलरेडी किया गया है, अगर आपने लिटरेचर नहीं सर्च किया है तो फिर कोई उस चीज का मतलब नहीं है। तो यस, ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं तीसरा। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स। आपने मास्टर्स चाहे किसी भी स्ट्रीम में करके रखा हो, और पीएचडी भले आपकी सेम स्ट्रीम में हो या अलग स्ट्रीम में हो, लेकिन फिर भी अपने बेसिक्स, यहाँ बेसिक बात हो रही है रिसर्च के बेसिक की। क्योंकि आप सपोज आप एमएससी के स्टूडेंट हो रहे हो, तो आप एमएससी में इतना पढ़ लेते हो कि आप अपनी अगर सपोज आप, मेरा एरिया जैसे लाइफ साइंस है, तो आप किसी भी ब्रांच से एमएससी करो, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आप हर मास्टर्स डिग्री में इतना पढ़ते हो कि आपको एक बेसिक नॉलेज हर टॉपिक के बारे में हो जाती है। लेकिन अ, अब रिसर्च तो किसी लैब में किसी एक कॉमन टॉपिक पे ही की जाती है। रिसर्च कभी भी किसी एक सब्जेक्ट पे पूरी पूरी रिसर्च किसी लैब में नहीं की जाती, हर लैब की अपनी स्पेशलिटी होती है। तो आपको रिसर्च इज लाइक, आप अगर एमएससी में पढ़ रहे हो तो आपको एक ब्रॉड लेवल पे नॉलेज है, और आपके लैब में उस ब्रॉड लेवल के किसी एक टॉपिक पे रिसर्च हो रही है, और ये अंत में आपको सिर्फ ये एक टॉपिक एकदम लार्ज स्केल पे आके सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है। और बाकी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सब कुछ आपने थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा आपको हर टॉपिक का नॉलेज होगा। और ऐसा हर स्टूडेंट के साथ होता है। सपोज अगर ये कलर टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने इतने सारे टॉपिक अगर पढ़ के रखे हैं, तो इसमें से कोई एक टॉपिक लेना है, और उसी पे रिसर्च आपके लैब में हो रही है, और उसे बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको पढ़ना है। क्योंकि आप अगर पढ़ोगे अच्छे से, उस सब्जेक्ट का कमांड करोगे, तभी आप एप्लीकेशन उस सब्जेक्ट का कर पाओगे जो कि रिसर्च है। रिसर्च इज एप्लीकेशन इन एनी सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट की बेसिक्स को आप यूज करके क्या चेंजेस कर सकते हो, क्या चेंजेस हो रहे हैं, अ, यही रिसर्च है, यही आपको करना है। तो आपको फिर किसी एक टॉपिक में स्पेशलाइजेशन हासिल करनी होगी, और ये स्पेशलाइजेशन सिर्फ आपको पढ़ने से आएगी। तो यस, आप देख लीजिए आपके लैब में जो वो एक टॉपिक है पर्टिकुलर, वो एक ब्रॉड लेवल पे वो टॉपिक क्या है उसके बेसिक्स पढ़िए। और फिर मौका नहीं मिलेगा, बेसिक्स पढ़ेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छा रहेगा, तो बेसिक्स पढ़ने से रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको समझ में आएगा, आपका बेसिक्स अच्छा है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने पढ़ा, तो आप अपना प्लान डिजाइन कर पाएंगे, आप अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड कर पाएंगे। अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो फिर आगे आपकी, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों के ऊपर, और आपकी रिसर्च में मतलब आपका थोड़े से आप वीक रह जाओगे। आपको हर जगह आप पूरी अपने पूरे एफर्ट्स नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि और क्या क्या हो सकता है। तो यस, ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यस, अपनी बेसिक्स पे कमांड बनाइए। आइए देखते हैं फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लर्निंग ऑफ न्यू प्रोटोकॉल्स एंड टेक्निक्स।
क्योंकि हम अब ये सोच लिया हमने कि हमने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, हम लैब के एटमॉस्फेयर के यूज्ड टू हो चुके हैं और हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया और हमने कोई अपना एम डिसाइड किया। लेकिन उस एम को पाएंगे कैसे? उस एम को पाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो वो तरीके क्या हैं? वो हो सकता है आपके 4 ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपके 5 ऑब्जेक्टिव हो, तो वो डिफरेंट वेज से आप पाते हैं और ये वेज को ही कहते हैं टेक्निक्स। और ये टेक्निक्स में होते हैं स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स। तो अब जो नेक्स्ट चीज है आपको मास्टर करनी है वो है टेक्निक्स एंड प्रोटोकॉल्स। आप अपने लैब के सीनियर से ये चीजें जनरली लोग सीखते हैं, मैंने भी सीखी। और आप ये चीज में जब तक मास्टर नहीं होंगे आप अपने एम को कैसे अचीव करेंगे? तो यस, नेक्स्ट चीज ये करिए कि या साथ में कर सकते हैं कि जो कोई भी काम कर रहा है उसके साथ नई नई चीजें जो आपके लैब में होती हैं सीखिए और उनमें मास्टर बनिए, ताकि जब आपको काम करना हो तो आप इंडिपेंडेंट होके अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके। और आइए देखते हैं पांचवी चीज क्या है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अटेंड कोर्स वर्क। तो यस, कोर्स वर्क आज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर जगह यूजीसी की गाइडलाइन चलती है और यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से आपको 2 सेमेस्टर्स होते हैं हर पीएचडी कोर्स वर्क में। आपको ये दोनों सेमेस्टर की कोर्स वर्क और इसमें अटेंडेंस कंपल्सरी अटेंडेंस होती है। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि अटेंडेंस कंपल्सरी है बल्कि इसलिए भी क्योंकि यूजीसी कोर्स वर्क में हमेशा डिपार्टमेंट की टीचर्स पढ़ाते हैं। तो अगर सपोज आपकी पीएचडी ऐसी जगह से कर रहे हो आप जहां से आपने मास्टर्स नहीं किया है, तो भी ये कोर्स वर्क आपको वो टीचर्स एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं उस डिपार्टमेंट में क्या चीजें स्पेसिफिकली पढ़ाई जाती हैं। तो आपको वो टीचर्स वो कोर्स अटेंड करके वो चीजें पता चल सकती हैं। आपको इथिक्स सिखाई जाती है, वर्क इथिक्स की क्लास होती है कि क्या चीजें गलत हैं क्या नहीं, पीएचडी में कैसे हमें बिल्कुल इथिकली काम करना चाहिए। तो यस, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि आपके मास्टर्स का टॉपिक और आपके पीएचडी का टॉपिक बिल्कुल अलग हो। मास्टर्स का कोर्स आपने अलग सब्जेक्ट में किया हो, पीएचडी आप अलग सब्जेक्ट में करते हो, जो बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया है। तो ये कोर्स वर्क हेल्प करता है आपको बेसिक इम्प्रूव करने में, जो कि सेकंड पॉइंट था कि अगर आप बेसिक नहीं इम्प्रूव करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी पूरी पीएचडी में। और बेसिक इम्प्रूव करने का अगर अच्छा तरीका है आप कोर्स वर्क अटेंड करो, क्योंकि अगर आप कोर्स वर्क उसी सब्जेक्ट में होता है जिसमें आपकी पीएचडी होती है, तो आप अच्छे टीचर्स से पढ़ो, आपको पूरा 1 साल का टाइम मिलता है। 1 साल का टाइम बहुत है। तो यस, कोर्स वर्क जरूर अटेंड करिए। तो ये था व्हाट टू डू इन द फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जल्दी ही अपलोड करूंगी, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर सच मोर अपडेट्स। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।